हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पार्ट 3 शाप मुक्ति। रमेश उपाध्याय द्वारा रचित इस कथानक के मुख्य 2 पात्र हैं, लेखक और डॉक्टर प्रभात। डॉक्टर प्रभात ने बाल्यावस्था में जानकारी पाने के लिए अनजाने में जो अपराध किया था, उस अपराध बोध से उन्हें कैसे मुक्ति मिलती है, आइए जाने इस पार्ट को पढ़कर। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। लगभग अंधी हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहो क्या तकलीफ़ है। दादी ने आवाज़ से ही डॉक्टर की उम्र का अनुमान लगाकर कहा, कोई तकलीफ़ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है, पर मैं आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ। डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं थी। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँखों का ही इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आँखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता से दादी की आँखों की जांच की। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे। एक दिन लेखक अपनी बूढ़ी दादी की आँखों की रोशनी कम हो जाने के कारण उन्हें दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक के पास ले गए। नेत्र चिकित्सक का अर्थ है आँखों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो आँखों का इलाज करते हैं। उस नेत्र चिकित्सक का नाम था डॉक्टर प्रभात। बुढ़ापे के कारण दादी की आँखों की रोशनी बहुत ही कम हो चुकी थी। दादी विनोदी स्वभाव की थी। वे हंसकर डॉक्टर प्रभात से बातें करने लगी और डॉक्टर प्रभात भी हंसते हुए दादी से बातचीत कर रहे थे और बात करते हुए उनकी आँखों की जांच करने लगे। उन्होंने कई उपकरणों का अर्थ है आँखों की जांच करने की मशीन। उन्होंने कई उपकरणों की सहायता से दादी की आँखों की जांच की और जांच करते हुए दादी से बातचीत और हंसी मजाक भी करते जा रहे थे। मैं चुपचाप बैठा डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी थी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब। इलाहाबाद का हूँ। क्यों? अरे अब भी हम भी इलाहाबाद के ही हैं। दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप लोग। दादी ने ज्यों ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? और तुम मंटू? अचानक मेरे मुंह से निकल गया। आप हमारे बचपन के मित्र मंटू हैं ना? हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे ना, है ना? वाह, मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में भी फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में काला सा हो आया। दादी की अत्यधिक कमज़ोर आँखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नज़र नहीं आया। वे प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में ही साथ साथ खेले हो? यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने तो अपना क्या नाम बताया? मंटू। इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। डॉक्टर प्रभात ने
कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा। बाहर और भी कई रोगी इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आँखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज के ही दिन आ जाना। तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आँखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। मुझे डॉक्टर प्रभात की आवाज़ और हंसी कुछ पहचान सी लग रही थी और उनका चेहरा भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जांच पूरी होने के बाद लेखक ने उनसे उनके बारे में पूछा और उन्होंने मेरे बारे में पूछा। आपस की बातचीत से पता ठिकाना का पता लगा और बताने पे यह ज्ञात हुआ कि वह तो हमारे बचपन के मित्र ही हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने उस मित्र से मेरी मुलाकात फिर दोबारा हो पाएगी। तभी दादी अचानक चुप हो गई और उन्हें पुरानी कुछ बातें याद आ गई। वे डॉक्टर प्रभात को पहचान गई थी। डॉक्टर प्रभात ने दादी की दवा के बारे में उन्हें बताया और उन्हें सलाह दी कि उन्हें आँखों का ऑपरेशन कराना होगा और यह सांत्वना भी दी कि उनकी आँखें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। बस तो अब इसके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आँखें नहीं फुड़वाऊंगी। कैसे बातें करती हो दादी? यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया है। उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था? क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं? इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आँखें आक के पौधों का दूध डालकर फोड़ दी थी। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। उनमें से एक अंधा पिल्ला तूने जिद करके पाला था। यह भी तुझे याद नहीं? मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था, लेकिन दादी के याद दिलाने पर एक धुंधली सी स्मृति उभरी और ज्यों ही मैंने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया, बचपन की वह दुखद स्मृति सहसा कल की सी घटना के रूप में स्पष्ट होकर मेरी आंखों के आगे आ गई। इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आक के बहुत से पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आक के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आक के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद दूध सा निकलता है, यदि आँखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। वास्तव में ऐसा होता है या नहीं, यह देखने के लिए मंटू ने एक प्रयोग कर डाला। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में बेचारा आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। पिल्ले बड़े सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा मंटू आग के पौधे के पास बैठा है। डॉक्टर प्रभात ने बाल्यावस्था में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो अपराध किया था वह दादी को याद आ गई। वह अपराध यह था कि डॉक्टर प्रभात ने आग के पौधों का दूध निकालकर उसका जो गाढ़ा पदार्थ था वो पिल्लों की आंखों में डाल दिया और वे यह पता लगाना चाहते थे कि इस पौधे के दूध से जो गाढ़ा पदार्थ निकलता है, यदि वह आदमी की आंखों में चला जाए तो वह अंधा होता है या नहीं, क्योंकि यह जानकारी उनके अध्यापक ने दी थी और वो इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। डॉक्टर प्रभात द्वारा पिल्लों की आंखों में दूध डालने से वह अंधे हो गए थे। वह पिल्ले अंधे हो गए थे। यह दुखद स्मृति दादी को याद थी।
जिस कारण वह डॉक्टर प्रभात के पास दोबारा अपनी आँखों के इलाज के लिए जाने से मना करने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा कि यह डॉक्टर प्रभात अब उनकी आंखें ठीक नहीं कर पाएंगे और अपनी जिद पर अड़ गईं। और उसके घुटनों में दबा पिल्ले के के कर रहा है। 2 पिल्ले पास ही कूं कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। नज़दीक जाकर मैंने देखा, हैरान रह गया। मंटू आग के पत्ते तोड़ तोड़कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था। यह तूने क्या किया बेवकूफ़, पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्ला कर कहा। मंटू ने उस पिल्ले को रख दिया और बोला, मैंने उन दोनों की आंखों में आग का दूध भर दिया है, अब देखेंगे ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गई थी, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मंटू के इस कुकृत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था। उस वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी, लेकिन मंटू को एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इस प्रयोग के रूप में एक बड़ा पाप कर डाला है। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा था कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कूं कूं करते इधर से उधर भटकते मर गए, मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। दादी माँ और परिवार के अन्य सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले मैंने बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था, और उसकी जान बचाना मुझे मंटू की पिटाई से बचाने से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आँखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा। वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी बात को तब तक छिपाए रखा जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए। आखिरी तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात थी कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना, जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी भी याद थी। निश्चय ही वह घटना प्रभात को भी याद होगी। तभी तो वह हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास हो गए थे। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर, अब तो डॉक्टर प्रभात का बुरा भला कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं। इस प्रकार डॉक्टर प्रभात ने बचपन में ही जब पिल्लों की आंखों में दूध डालकर उन्हें अंधा किया था, तब इस बात को केवल मुझे ही पता था और मैंने उन पिल्लों को अंधा बना देने की बात सभी से छुपा के रखी। लेकिन इस पिल्लों को अंधा बनाने वाली बात से मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उसको बहुत बुरा भला कहा। मुझसे उन पिल्लों का दुख देखा नहीं गया और मैंने रोते रोते सबको यह बात बता दी। उसके पिताजी ने उसकी पिटाई भी की थी। 2 पिल्ले तो मर गए थे, लेकिन तीसरे पिल्ले को बचाने का प्रयास किया जा रहा था। दादी उन अंधे पिल्लों की सेवा करती थी। मैं भी उनकी बहुत देख रेख करता था, लेकिन अचानक सड़क के वाहन से कुचलकर वह मर गया। मैं इस बात से हैरान था, लेखक का कहना है कि वह इस बात से हैरान था कि 35 साल पुरानी यह बात दादी को, यह घटना आज भी याद थी
और पिल्लों की आंखें फोड़ने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक बन चुका था। लेखक ने दादी को समझाया कि अब डॉक्टर प्रभात को कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह घटना उन्हें भी याद होगी। तभी तो वह हम लोगों को परिचय पाते ही अचानक गंभीर और उदास हो गए थे। अब वह मंटू नहीं, देश के जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। अब तो हजारों लोगों की खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके होंगे। क्या इतनी बड़ी सेवा से उनका बचपन का अबोध अवस्था में किया हुआ पाप अब तक धुल नहीं गया होगा? कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों का सा है। हट पकड़ लेती हैं तो किसी के मनाए नहीं मानती। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार ना हुए। आंखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी, वह भी नहीं खरीदने दी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ, और मैं उस शाप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रहीं, मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी है, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। आपके इस शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। मेरी आंखें तो आपके शाप के कारण कभी न कभी फूटेंगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आंखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आंखों में से 2 आंखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में ना जाने कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं, हम सब की आंखें भर आईं। दादी को इतनी भाव विह्वल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा? जा इसके लिए अच्छे से मिठाई लेकर आ, और सुन, इसने मेरी आंखों के लिए जो दवाई लिखी थी ना, वह भी खरीद लाना। इस प्रकार डॉक्टर प्रभात बहुत से लोगों का इलाज करके उनके नेत्रों की ज्योति को लौटा चुके होंगे। यह समझाते हुए मैंने अपनी दादी से यह भी कहा कि इतनी बड़ी सेवा से उनका किया हुआ पाप धुल गया होगा, लेकिन दादी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। वे निश्चित कर चुकी थी कि डॉक्टर प्रभात से अपनी आंखों का इलाज नहीं करवाएंगी। बच्चों की तरह जिद कर कर बैठ गई थी। शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को फ़ोन करके सारी बात बताई। 1 घंटे के बाद वह हमारे घर पर आए और दादी से अपने किए हुए पाप की क्षमा मांगने लगे और उनके दिए हुए शाप को याद करते हुए, उनको बताते हुए उन्हें बहुत समझाने लगे। उनके दिए हुए शाप को वे भूले नहीं थे। दादी के इस शाप का बोध करते हुए उन्होंने यह फैसला लिया था कि वे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनेंगे। डॉक्टर प्रभात ने अपनी क्षमापूर्ण वाणी से दादी और सभी को भावपूर्ण कर दिया और दादी से क्षमा मांगी। उनको यह बोध कराया कि उनके दिए हुए शाप के कारण ही वे आज डॉक्टर बन सके। डॉक्टर प्रभात को दादी ने अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। पाठ के अंत में दादी ने अपनी दवाई खरीद कर लाने को कहा, प्रभात की खातिरदारी करने को भी कहा। इस प्रकार पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनजाने में किए हुए किसी भी कुकर्म का हम प्रायश्चित कर सकते हैं और इस दूसरों का भला किया जा सकता है।